गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाए हैं साइंस क्लास 10th का चैप्टर 3 आनुवंशिकी जेनेटिक्स। तो इस चैप्टर को आप पूरा देखें तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप वीडियो को स्किप करके फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते, तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेसन आनुवंशिकी जेनेटिक्स। दोस्तों, सबके दिमाग में एक ख्याल आता है कि जैसे आम के पेड़ का बीज से आम का पेड़ ही क्यों उगता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही क्यों होता है, भैंस का बच्चा भैंस जैसा ही क्यों होता है, और मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही क्यों होता है। तो इन सबका एक कारण होता है आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति। तो आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनकी वंशागति होती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग बैटसन ने किया। तो सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बैटसन। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। इसका नाम है जीन, यानी जीन से बना जेनेटिक्स। सजीवों के लैंगिक जनन की क्रिया के समस्त युग्मों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संकरण होता रहता है। इन लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो दोस्तों, ये है आनुवंशिक लक्षण की परिभाषा। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समस्त युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर जो पीढ़ी ट्रांसमिशन संचरण होता है उसे हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इसी के द्वारा हर पीढ़ी में एक जैसे जनक से एक जैसे संतति पीढ़ी पैदा होती है। तो आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति कहलाता है। तो वंशागति कैसे कहते हैं? जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का संचारण। हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो स्पेंसर ने किया। स्पेंसर एक वैज्ञानिक थे, तो सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बताया। अब देखो, इसमें जो आनुवंशिकी है इसके जो मुख्य वैज्ञानिक थे वो थे ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो इन्होंने जो मेंडल ने जितने भी आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किए उसको मेंडलवाद के नाम से, मेंडलिज्म नाम से जाना जाता है। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल, तो इन्हें आनुवंशिकता का पिता भी कहते हैं, आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आनुवंशिकी के बारे में प्रयोग किए और उसके बारे में बताया। तो देखो, इसमें थोड़ा मेंडल साहब का परिचय दे रखा है। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एंडरडॉग प्रांत के सिलिस्टियन प्रांत में हुआ, और फिर इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की और इस तरह से। तो देखो इस दोस्तों, इन्होंने जो प्रयोग किए उसके बारे में अपन जानते हैं। तो सबसे पहले अपन बताएं कि मेंडल ने उद्यान मटर, जिसका कि वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, तो उन्होंने सबसे पहले उद्यान मटर पर 7 वर्ष तक संकरण का प्रयोग किया, और इन प्रयोगों के निष्कर्ष को 1885 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्टोरी के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। देखो, ये एक बुक है, ये लंदन की ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्टोरी। उन्होंने जितने प्रयोग किए और जितने निष्कर्ष निकले उनको इनके सामने प्रस्तुत किया, और 1866 में इन प्रयोगों की सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण का प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर प्रयोग के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेंडलवाद, इसे मेंडलवाद भी कहते हैं। जो मेंडल ने आनुवंशिकता के जितने भी नियम दिए सबको मिलाकर अपन बोल सकते हैं मेंडलवाद। 8 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, जो मेंडल थे उन्होंने अच्छे प्रयोग किए, और पर दुर्भाग्यवश उनके जो प्रयोग उस समय जो अब तक जीवित थे दुनिया के सामने नहीं आ सके, वो इतनी प्रसिद्धि नहीं पा सके।
तो देखो मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मेंडल की सफलता के जो कारण थे उसमें पहला है, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। उन्होंने एक साथ लक्षणों की वंशागति का अध्ययन नहीं किया, एक एक करके, ताकि परिणाम जानने में कोई कठिनाई ना हो। मेंडल ने अपने संकर्ण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिकल एनालिसिस, किसी भी चीज़ का स्टैटिकल एनालिसिस कर लेते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी बहुत सावधानीपूर्वक किया। तो उन्होंने कौन से पादप का चुनाव किया था? फिर मटर के, अपन पढ़ेंगे मटर के पादप का चयन। अब देखो ये प्रश्न उठता है कि मटर के पादप का ही चयन क्यों किया? तो देखो उसमें क्या ऐसे गुण थे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चयन किया। इसका अपन ने वैज्ञानिक नाम बताया था पाइसम सटाइवम। देखो इसके क्या गुण थे। एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन इससे कर सकते थे। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण भी इसके द्वारा किया जा सकता था तथा शुद्ध वंशक्रम अपन इससे प्राप्त कर सकते थे। तीसरा है विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता था। तो ऐसा पौधा था जिसमें स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी होता है। और इसके अलावा मटर में पौधों में विभिन्न विपर्यासी विपरीत लक्षणों के जोड़े पाए जाते थे। तो इस सारणी में दे रखे हैं, अपन ये सारणी देख सकते हैं। विपरीत जो 7 गुण थे उसमें पहला है पादप की लंबाई। तो इसमें देखो 2 है आगे, प्रभावी और अप्रभावी। तो लंबेपन का जो गुण है पादप की ऊंचाई का वो प्रभावी है और बौनापन है अप्रभावी। पुष्प की स्थिति कक्षीय प्रभावी और अग्रस्त अप्रभावी। परिपक्व फलों क्या करती? फूली प्रभावी, संगणित अप्रभावी। अपरिपक्व फली का जो प्रभावी गुण है वो है हरा और अप्रभावी पीला। पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी, सफ़ेद अप्रभावी। बीज क्या करती? गोलाकार प्रभावी, झुर्रीदार अप्रभावी। और बीज का जो रंग है वो पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी है। तो ये टेबल अपन याद कर सकते हैं। और देखो ये चित्र में भी दे रखा है, डायग्राम में भी दे रखा है, पूरा इनमें समझा रखा है। अब अपन देखते हैं, देखो मेंडल की पुनर्खोज। मेंडल उस समय उनकी मृत्यु हो गई, उनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन कहते हैं जो मेहनत करते हैं उसका फल बाद में मिलता है। तो मेंडल के जो नियमों का है उसकी पुनः खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसी संबंध में, आनुवंशिकता के संबंध में खोज की और वही खोज की जो मेंडल पहले कर चुके थे। और ये वैज्ञानिक थे हॉलैंड के ह्यूगो डे व्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एनरिक जॉन शेरमैक। इन्होंने पृथक पृथक रूप से कार्य करते 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। पुनः खोज इसलिए क्योंकि मेंडल इनकी खोज पहले ही कर चुके थे, तो ये डिस्कवरी थी। तो ये 3 वैज्ञानिकों के नाम अपने को याद करने हैं, इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की। तो अपन बता सकते हैं ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वान शेनमार्क। तो इस प्रकार से सन 1900 में फिर इनकी नियमों की पुनः खोज की और इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब कुछ आनुवंशिक शब्दावली है जिनके बारे में जानना जरूरी है, तभी हम आनुवंशिकता के नियमों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जीन। तो जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। देखो हमारे शरीर में हर लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन होता है, चाहे बालों का रंग हो, चाहे हाथ अपनी लंबाई हो, आँख, कान, नाक, जितने भी अपने शरीर के अंग हो, सबको नियंत्रित करने के लिए एक जीन, हर एक जीन अलग अलग होता है। तो जो कारक लक्षणों को नियंत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं? जीन। मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया। तो देखो जीन नाम देने वाले वैज्ञानिक थे जॉनसन। तो जीन नाम किसने दिया? सबसे पहले जॉनसन वैज्ञानिक ने। अभी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद है युग्म विकल्पी। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यास यानी विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। देखो प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 2 जीन होते हैं और वो विपरीत गुणों वाले होते हैं, जैसे एक प्रभावी गुण वाला और एक अप्रभावी गुण वाला। तो जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले 2 जीन 2 युग्म विकल्पी में, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी लंबेपन को गुण को नियंत्रित करता है और स्मॉल टी बौनेपन के गुण को नियंत्रित करता है। इसके बाद आता है
संयुग्मजी। तो देखो किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन अगर एक समान है तो उसे संयुग्मजी। एक समान का मतलब जैसे या तो दोनों ही कैपिटल टी हो या दोनों ही स्मॉल टी हो, तो एक जैसे हो गए तो ये संयुग्मजी। अगर किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जो युग्म विकल्पी हैं वो अगर असमान है तो वो विषम युग्मजी कहलाते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके बाद आता है लक्षण प्ररूप। देखो लक्षण प्ररूप क्या है? किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, बाह्य से कोई भी जीव कैसा, सजीव पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं, वो लक्षण प्ररूप है। जैसे कोई पादप लंबा है तो लंबेपन का गुण हो गया, जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी या विषमयुग्मजी हो सकते हैं। इसके बाद जीन प्ररूप, किसी सजीव की आनुवंशिकी रचना को जीनी प्ररूप कहते हैं। जैसे शुद्ध या संयुग्मजी लंबा टीटी या अशुद्ध या विषमयुग्मजी लंबा टीटी। इसके बाद आता है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो अपने गुण प्रदर्शित कर दे अगली पीढ़ी में, जो अपने गुणों को प्रदर्शित करते हो प्रभावी लक्षण, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और अगला है अप्रभावी लक्षण। तो ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप को नहीं दिखा पाते अपने गुण, तो वो अप्रभावी लक्षण कहते हैं। F1 पीढ़ी क्या है, F2 पीढ़ी क्या है, अपन आगे मेंडल के नियमों में पढ़ेंगे। अब है एक संकर संकरण। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो एक संकर संकरण, और वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। और वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करते हैं उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। और उसके बाद है बहुसंकर संकरण। वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। अब इसके बाद देखो परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है। वह संकरण जिसमें F2 पीढ़ी का F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण स्वरूप वाले जनक के साथ किया जाता है उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। मतलब ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी जो होती है प्राप्त हो गई उसका अपन संकरण अप्रभावी लक्षण वाले प्ररूप वाले जनक के साथ करते हैं तो वो परीक्षण संकरण कहलाता है। और दूसरा है संकर पूर्वज या पश्य संकरण। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी भी एक के साथ, देखो टेस्ट क्रॉस में तो अप्रभावी लक्षण के साथ F1 पीढ़ी का संकरण किया है, और संकर पूर्वज या पश्य संकरण में F1 पीढ़ी का संकरण अपन दोनों में से किसी के भी साथ करा सकते हैं तो ये कहलाता है संकर पूर्वज संकरण। इसके बाद है व्युत्क्रम संकरण। वह संकरण जिसमें A पादप को नर व B पादप को मादा जनक के अपन मान सकते हैं, मतलब दोनों ही प्रभावी गुण वाले हैं, और दूसरे में A पादप को मादा व B को नर जनक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तो इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। यानी एक दूसरे से क्रॉस, एक बार अपन ने कैपिटल T को क्या मान लिया, नर, और स्मॉल t को मादा मान लिया, दूसरे में कैपिटल T को मादा और स्मॉल t को नर मान लिया, तो व्युत्क्रम संकरण। इसके बाद है जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण कराया जाता है, यानी जिन पौधों को अपन संकरण कराते हैं उसे अपन जनक पीढ़ी कहते हैं, तो ये जनक पीढ़ी हो गई। इसके बाद है F1 पीढ़ी। जनकों से, देखो जनकों से संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को, दो जनकों से अपन ने संकरण कराया, उनसे जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। और F1 पीढ़ी के संकरण के से प्राप्त जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त होती है उसे अपन F2 पीढ़ी कहते हैं। इसके बाद है एक संकर अनुपात। एक संकर संकरण से प्राप्त, देखो एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को अपन एक संकर अनुपात कहते हैं। और उसके बाद है द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर संकरण से प्राप्त जो भी अनुपात है उसे अपन द्विसंकर अनुपात कहते हैं। तो देखो ये कुछ शब्दावलियाँ थी, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं।
तो आज अपन ने मेंडल के नियम, मेंडल ने क्या प्रयोग किए, मटर के पौधों के ऊपर क्या लक्षण थे, क्यों चुने, और कुछ आनुवंशिक शब्दावली के बारे में अध्ययन किया। कल अपन मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। जो मेंडल ने 3 नियम दिए थे मेंडल की वंशागति के, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अप्यून का नियम। तो ये अपन दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये लेसन आपको समझ में आया होगा, आनुवंशिकता के बारे में आपको समझ में आया होगा। इसको आप ज़रूर देखें पूरा। और कल अपन लाएंगे आनुवंशिकता का पार्ट 2, जिसमें अपन मेंडल के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।